हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। दुनिया में जो सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, आँखों में जो दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। ये जो दीवारों पे सुराग है साहब, ये जो दीवारों पे सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान इसे साजिशों का हिस्सा, तो हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। देखिए, आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं आप सबके सामने रूबरू हुआ अपनी कुछ बातों को कहने के लिए। देखिए, 15 अगस्त का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ आती है आज़ादी। आज़ादी क्या होती है? तो आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम भाग्यशाली हैं कि हम एक स्वतंत्र भारत में जन्मे। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल गई थी, जो वर्षाल बन के 1947 में हमारे देश को आज़ाद करा दी। जब हम फिरंगियों के फेरे में थे तो रंग दे बसंती चोलों की आवाज़ से टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में पनपता 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस समय के, उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के ये हालात हो जाएं कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, घर में एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, जिस्म की कई बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु उनके घर की तो रोटियां चली गई, उनके घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा होने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पे भेजती है ताकि वो दुश्मन की धज्जियां उड़ा सके, और ख़त में लिखा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना इन काफिरों की दाव से, एक इंच भी पैर को पीछे ना हटाना, भले इंच इंच कट जाना, भले इंच इंच कट जाना। तो उस समय देश, उस समय परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस समय देश लड़ जाने को कहता था, उस समय देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को या फांसी चढ़ जाने को नहीं करता, बल्कि मेरी समझ से अगर कोई व्यक्ति अपने काम को पूरी लगन, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से करता है तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक के फ़ोटो को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि तिरंगे को 2 साल में 2 बार में हाथ में ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो गरीब का बेटा जो ट्रैफिक के छांव में नंगे पाँव में तिरंगे बेचता है, तो क्या आप उसको उसकी देशभक्ति कहोगे? साहब, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसको ऐसा करने पे मजबूर कर देती। क्योंकि न हम मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हमारे देश के प्रति समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति, और दुश्मनों के अंदर एक खौफ पैदा करना है हमारी सच्ची देशभक्ति है, ताकि उनको भी पता चले कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस सरजमी पे, वरना ये कब्र तेरी है, कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज़्यादा देशभक्ति तब आघात होती है जब एक हट्टा कट्टा नौजवान व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम की चौखट पे छोड़ाता है। कड़ा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज़्यादा हम सेल्फियाँ खींच के अपने लाइक्स और कमेंट बढ़ाने में लगा रहते हैं। आज का हमारा युवा वर्ग, जिसके कंधों पे जिम्मेदारी है कि वो अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को आगे ले जाए, आज वही युवा वर्ग एक 10x8 के कमरे में एक 2x2 के छोटी सी स्क्रीन पे अपनी उंगलियों के घर्षण मात्र से सिर्फ अपनी भावनाओं की इमोजी भेजता जा रहा है। आज का हमारा समाज इस प्रकार का हो गया है कि पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। देखिए, जो गरीब है उसको आप दान दीजिए, काम नहीं। जो मजदूर है उसको मजबूत समझिए, मजबूर नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंगदान देके किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्चा देश प्रेम और यही सच्ची देशभक्ति है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है,
न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे सिर्फ इस बात का गर्व है कि मैं इस भारत का हूँ और ये भारत मेरा है। लेकिन एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे आज भारत में देखने को मिलती है और मुझे ये सोच के और देख के बहुत ही ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि जिस भारत ने तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय देके पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय की एक बुनियाद रखी, आज दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विद्यालय खड़ा नहीं होता। जहां हमारे पास IIT, IIMs और NIT जैसे कॉलेज संस्थान है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह से हो गया है कि ये हमारा एजुकेशन सिर्फ 2 लोगों के लिए बना है, या तो जो विद्वान हैं या फिर जो धनवान है। तो ऐसे बहुत सारी गजब की बीमारियां हैं हमारे इस समय समाज में, देश में, और इन सब गरीबियों का मूल जो जड़ है वो कौन है? पढ़ा लिखा युवा। जब तक पढ़ा लिखा युवा अपने सक्सेस के लिए मंदिरों में जाके नारियल फोड़ता रहेगा, मस्जिदों में, मज़ारों में जाके चादरें चढ़ाता रहेगा, एक पढ़ा लिखा युवा वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने में रुक जाना, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने मज़हब को बढ़ावा देके दूसरों की जाति, दूसरों के धर्म और दूसरों के मज़हब की अवहेलना करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा राष्ट्र निर्माण पूरा होने में हमें सबको, हमको, आपको, हम सबको हम की भावना रखनी होगी, मैं की भावना नहीं। एक ये भी कहा जाता है कि हमारा देश सबसे महान इसलिए है क्योंकि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन बदकिस्मती से इंसान नहीं है। और ना हमें हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। सोचिए ना कि ये पेड़ पौधे शाखाएँ भी परेशान हो जाएँ, अगर ये पेड़ पौधे शाखाएँ भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो टेंशन है वो इतना बढ़ गया है आज के समय में कि जो सूखे मेवे हैं उनका भी बंटवारा हो गया है। मतलब देखते ही देखते ये सूखे मेवे भी परेशान हो गए, देखते ही देखते ये सूखे मेवे भी परेशान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। तो ये सब जो बीमारियां भी हमारे समाज में हैं, इन सब को हमें दूर करना पड़ेगा और हमें मैं की नहीं, हम की भावना करनी पड़ेगी। और हमें शुरुआत छोटी छोटी करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी छोटी शुरुआत से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि हमें ठोकरें पत्थर से लगती हैं, पहाड़ों से नहीं। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जो 15 अगस्त है, 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसको हम लोग एक अच्छे से एंजॉय करें और आज़ादी का सही मतलब समझें, अपने आज़ादी का सम्मान करें, उन लोगों का सम्मान करें जिन्होंने हमें आज़ादी देने के लिए कितनी शहादत दी थी अपने घर, या उन आर्मी के लोगों का, सोल्जर्स का जो बॉर्डर पे दिन रात खड़े रहते हैं, उन जवानों का, उनका सम्मान करें कि वो अपने देश के लिए अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नियों से दूर रह के बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, ताकि हम अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने परिवार के साथ खुशी, चैन और अमन के साथ रह सके। तो बस आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो देश की आज़ादी है उस पर गर्व करिए, अपने देश पे गर्व करिए, अपनी मातृभाषा पे गर्व करिए, अपनी संस्कृति पे गर्व करिए, अपनी सभ्यता पे गर्व करिए और हमारे जवान पे गर्व करिए। क्योंकि जवान, किसान, ये 2 ऐसे लोग हैं कि जिनके बिना देश की कल्पना, एक अच्छे देश की कल्पना की ही नहीं जा सकती। और अंत में सिर्फ यही बोलूँगा कि चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा अपने होठों से, यूं ही नहीं मिली आज़ादी इलेक्शन के वोटों से। तो आप सभी को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से रहिए, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।